इसके पिछले क्लास में हम लोग एलआर सर्किट के बारे में पढ़े थे। एलआर सर्किट परिपथ के बारे में डिस्कस किए थे। एलआर परिपथ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो दो तीन बातें याद रखने वाली चीज़ें हैं और वो क्या क्या है इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिबाधा दर्शाया जाता था जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं। क्या था? प्रतिबाधा, जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं और इस जेड का जो मान था वो कितना था? तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, इसको दर्शा सकते थे। ये प्रतिबाधा जो होता है ये किसके जगह काम करता था? तो ये जो प्रतिबाधा होता है ये प्रतिबाधा एक प्रतिरोध की तरह काम करता है। और यहाँ से आई नॉट का अगर मान अगर याद होगा तो आई नॉट का मान हम लोग देखे थे ई नॉट बटे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर लिखो, या ई नॉट बटे क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। ये जेड का ही मान होता था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो यहाँ पर प्रतिबाधा का मान आया था जो प्रतिरोध का काम करता है, तो कहीं कहीं पर ये भी पूछेगा कि प्रतिबाधा का मात्रा क्या होता है, तो इसका भी मात्रा क्या बताया जाता है? ओम ही बताया जाता है। ठीक, आज के क्लास में हम लोग कौन सा सर्किट पढ़ने वाले हैं? आरसी परिपथ पढ़ने वाले हैं। अगर कोई परिपथ में आर और सी जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग आरसी परिपथ कहते हैं। तो ये हम लोग शायद ये 4 नंबर था, तो यहाँ से 5 नंबर में जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो कौन सा परिपथ होगा? तो आरसी परिपथ होगा। आरसी परिपथ होगा। परिपथ मतलब सर्किट, ठीक है, जो कि एक बंद लूप पूरी तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा वेट कर ले। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं आरसी परिपथ पढ़ने वाला है। हेडिंग डालेंगे 5 नंबर देकर, सीआर परिपथ या आरसी परिपथ इसको हम लोग कहते हैं। आरसी परिपथ इसमें कुछ पे सबसे पहले मान लेना है। माना कि प्रतिरोध R तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जिनके सिरों के बीच का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फेज डायग्राम से ही सब चीज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे बताए थे जब भी दो चीज़ें इसमें से एल आर सी में जब भी 2 या 3 एक साथ जुड़ा रहे तो हमेशा फेज डायग्राम से सब चीज़ ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का तरीका सही ढंग से ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमेशा धारा को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? ये हमेशा धारा के दिशा को दर्शाएगा। ये धारा के दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो अगर ये बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में, तो प्रतिरोध के बारे में अगर बात करते हैं तो धारा और वोल्टता के बीच, धारा और किसके वोल्टता? तो प्रतिरोध में धारा और वोल्टता के बीच में दोनों का कोण कितना बनता था? 0 डिग्री होता था, मतलब दोनों का सेम ही दिशा होता था। तो यहाँ से जो प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा या विद्युत वाहक बल होगा वो हम भी आर से दिखाएंगे जो इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर बात करेंगे किसका? संधारित्र का। तो संधारित्र का अगर बात करते हैं हम लोग तो संधारित्र में क्या देखने को मिलता है? अगर संधारित्र का बात करते हैं तो संधारित्र में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो संधारित्र में देखने को मिलता है जो वोल्टता होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है वो धारा से π/2 पीछे चलता है। क्या? π/2 पीछे चलता है, यहाँ पे आगे नहीं चलता है। कहाँ पे चलता है? पीछे चलता है। तो π/2
पीछे चलता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम दिखाएंगे संधारित्र की वोल्टता को, संधारित्र का जो वोल्टता होगा, संधारित्र का वोल्टता यहाँ पर π/2 क्या पे होगा, पीछे में होगा, ना कि ऊपर में होगा। यहाँ पर पीछे चलता है तो ये वोल्टता का दिशा होगा किसके, संधारित्र को। इसको तो हम लोग VC से दिखाएंगे। फिर से ये दोनों का वोल्टता जो है एक दूसरे के लंबवत है। अगर डायग्राम का बात करें तो डायग्राम ही बना देते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है और एक क्या है, संधारित्र है। तो संधारित्र को कैसे दिखाते हैं, ये बैटरी की तरह होता है, लेकिन बैटरी में दोनों समान टर्मिनल नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे दोनों समान प्लेट रहता है एक दूसरे के, और इसको एक विभवांतर से एसी सोर्स दिया गया है, और एसी सोर्स का जो विभवांतर है, जो विद्युत वाहक बल है, वो कितना दिया गया है, E बराबर E0 sin ω t दिया गया है। ठीक है, और इस प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो R है, संधारित्र का जो धारिता है वो C है, और इसके बीच का जो विभवांतर को हम क्या माने हैं, इसके बीच का विभवांतर को VR माने हैं, और इसके बीच के विभवांतर को क्या माने हैं, तो VC माने हैं। बार बार ये चीजें बताते आ रहे हैं कि अगर श्रेणी क्रम में कोई भी दो प्रतिरोध या दो संधारित्र जोड़ा जाता है तो वोल्टता हमेशा दोनों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन जब समान चीज रहता है तब, या तो दो संधारित्र हो या दो क्या हो, प्रतिरोध हो, तब जाके। लेकिन जब एक संधारित्र और एक दूसरा कुछ आ जाता है, तीनों में से RLC में से कोई भी तीनों में से एक के साथ दूसरा कोई कॉम्बिनेशन करता है, तो ये इसका वोल्टता का जो फेज होता है ना, वो किसी एंगल पे रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो समेशन का रूल लगाते हैं वो वेक्टर समेशन रूल से हम लोग ज्ञात करते हैं, वो वेक्टर समेशन रूल से ज्ञात करते हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर इसको हम लोग वेक्टर समेशन रूल से इसका वोल्टता ज्ञात करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टता आएगा ऑब्वियस है कि इसके बीच से होके जाएगा, या हम लोग इसका ट्रायंगल रूल यूज करते थे, तो अगर इसके बीच से यहाँ पे जाएगा तो यही हम लोग का रिजल्टेंट वोल्टता देगा। और यहाँ से इसका समांतर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यही क्या है, हमारा VC है और ये VR है, और ये इसका वोल्टता दोनों का रिजल्टेंट मिलकर क्या वोल्टता मिल रहा है, V मिल रहा है, E मिल रहा है। और E का जो मान होता है, जब दो सदिश 90 डिग्री पर होता है तो उसका रिजल्टेंट सदिश का परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रूट में लिख के स्क्वायर करते हैं, तो VR के स्क्वायर प्लस VC के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का वोल्टता दिखाई देता है। यही वोल्टता का मान क्या है, E0 टाइम sin ω t है। कल भी बताए थे कि हम लोग यहाँ पे जो फेज अंतर होता है, तो फेज दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो ये धारा का दिशा है, ये हम लोग का रिजल्टेंट धारा का दिशा है, ये वोल्टता का दिशा है। तो ये दोनों के बीच का जो फेज है, फेज काला है, उस काला को हम यहाँ किससे दिखा रहे हैं, फाई से। अब यहाँ पे काला का मान डायरेक्ट नहीं रहता है कि π/2 है या 0 डिग्री है। ठीक, यहाँ पे जो काला है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इसको फाई से दिखाते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो E बराबर इस सर्किट में, अगर इस सर्किट में अगर धारा I प्रवाहित हो रहा है, कुल धारा इसमें I जा रहा है, तो ये दोनों में समान ही धारा जाएगा, इसलिए श्रेणी क्रम में है, दोनों में समान धारा जाएगा। तो ओम के नियम से जो विभवांतर होता है उसको क्या लिख सकते हैं, I × R लिख सकते हैं। इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर ओम के नियम से क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर जो विभवांतर होता है, तो याद करें कि यहाँ पर विभवांतर धारा के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो I × आप प्रतिरोध के जगह अगर संधारित्र रहता है तो उसको हम लोग उसका प्रतिरोध किससे दिखाते हैं, XC से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, XC से दिखाते हैं। ये चीज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस प्रतिरोध के जगह यहाँ पर क्या आएगा, XC, और इसका क्या है, द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो E बराबर हो जाएगा, तो इसको अलग अलग स्क्वायर कर देंगे तो I² R² प्लस I² XC के स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा कि दोनों पद में I² है, तो I² यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो I² अगर यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, I² यहाँ से कॉमन कर लिए, यहाँ पर बच जाएगा R² प्लस XC के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे I² कॉमन कर दिए, स्क्वायर है, तो इसको क्या होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, ये रूट से यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो E बराबर जो हो जाएगा I × R² प्लस XC के स्क्वायर, R² प्लस XC के स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, I का मान निकालते हैं, तो I बराबर क्या देखने को मिलेगा, E/√R² प्लस XC के स्क्वायर, R² प्लस XC के स्क्वायर। अब अगर बात करेंगे तो बार बार बताते आ रहे हैं कि I/V, ओम के नियम का होता है I/V, यहाँ पे R होता है, तो इस प्रतिरोध की जगह यहाँ पे टोटल कितना है, R² प्लस XC²। तो यहाँ पे इस प्रतिरोध को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो Z से दर्शाते हैं। तो E/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, जहाँ
जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसका देखो, ये भी तो एक सदिश का योगफल के ही परिमाण निकाला गया है, दोनों एक दूसरे का लंबवत होगा तभी जाकर सदिश का योगफल का परिमाण ऐसे होगा। तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि इसको ऐसे भी दर्शा सकते थे, ये जो लाइन होगा ये आर का लाइन होगा और ये जो लाइन होगा ये एक्सी का लाइन होगा, तभी जाके दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा जेड का मान इतना आएगा, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेगा तब। इस केस में ये एक्सी हो जाएगा और जेड का जो मान होता है यही जेड होता है। तो अगर यहाँ से ये इसका रिजल्टेंट दिखा देते ये जेड होता है और यही एंगल ऊपर में भी दिखाए थे, कितना था, फाई था। तो यहाँ पर भी इसका डायग्राम दिखा सकते हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्सी के स्क्वायर हो गया ये जेड का मान, तो ये भी याद रखना है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आर स्क्वायर एक्सी को हम लोग पता है इसका मान कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है, 1/ओमेगा इंटू सी होता है। स्क्वायर है तो ओमेगा के स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब हम लोग बात करेंगे आई नॉट का। इसलिए अगर हम लोग बात करेंगे आई नॉट का, तो आई नॉट का मान कैसे निकलेगा, तो उस बात को ध्यान में देना है। हम लोग पहले से जानते हैं जो आई नॉट होता है वो क्या होता है, ई नॉट बटे जो यहाँ पर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के रूप में यहाँ पर क्या है, जेड है, तो ई नॉट बटे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आई नॉट बराबर कितना आ जाएगा, तो ई नॉट बटे जेड का मान क्या है, तो जेड का मान भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर जेड का मान है आर स्क्वायर प्लस एक्सी के स्क्वायर, चाहोगे तो एक्सी का मान भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आई नॉट का मान हो गया। अब हम लोग को धारा का मान दर्शाना है। अभी तक हम लोग विभवांतर हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी है। तो धारा का मान दर्शाना है, धारा का बराबर क्या होता है, यहाँ पे आई नॉट आता है, आई नॉट साइन को साइन ही लिखते हैं और यहाँ ओमेगा है तो ओमेगा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे जो काला है, अब यहाँ पे जो काला है उसको समझना है। तो यहाँ पे जो काला है वो काला का मान कितना होगा, इस बात को समझना है। अब देखो यहाँ पे जो काला का मान है, अब यहाँ पे जो धारा है, धारा आगे चल रहा है, धारा क्या है, आगे चल रहा है। धारा कहाँ पे, तो धारा आगे चल रहा है। तो ये विभवांतर में ओमेगा टी है और धारा कितना से आगे चल रहा है, फाई से। यहाँ पर देख सकते हैं धारा कितना से आगे जा रहा है, फाई से आगे जा रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे इस डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विभवांतर है, विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल का लाइन है और इससे ये फाई एंगल से ये क्या चल रहा है, आगे चल रहा है। तो ओमेगा टी में क्या हो जाएगा, फाई ऐड हो जाएगा, ओमेगा टी में क्या हो जाएगा, फाई ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओमेगा टी में अगर फाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर ओमेगा टी में हम यहाँ पर फाई ऐड कर देते हैं, तब हम लोग को धारा का मान कितना हो जाएगा, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इसलिए फाई एंगल ये आगे चल रहा है। धारा में काला का अंतर जो है कितना का है, फाई का है। और ये फाई का मान कल भी निकाले थे और आज भी निकालने का तरीका वही होगा। तो अगर कोई फाई का मान निकालने के लिए बोलेगा तो टेन फाई का मान निकालेंगे हम लोग। किसका निकालेंगे, टेन फाई का मान। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन फाई बराबर, एक बार डायग्राम के पास फिर से चलते हैं। तो डायग्राम अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इस डायग्राम में टेन फाई मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब के रूप में क्या है, वी सी, और आधार के रूप में यहाँ पर क्या है, वी आर। तो क्या हो जाएगा, वी सी बटे वी आर। टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, वी सी बटे वी आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेन फाई का बात करेंगे तो ये हो जाएगा वी सी बटे वी आर, वी सी बटे वी आर। और टेन फाई का मान निकालना है अगर प्रतिरोध के रूप में, वी सी को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई वी आर को लिख सकते हैं आई इंटू आर। यहाँ से ये आई आई कट जाएगा तो टेन फाई बराबर क्या निकल के आएगा, टेन फाई निकल के आएगा एक्स सी बटे आर। अब अगर एक्स सी का मान रख देते हैं तो टेन फाई को और क्या क्या लिख सकते हैं, एक्स सी का मान अगर रख देते हैं तो एक्स सी का मान होता है 1 बटे ओमेगा सी। एक्स सी का मान क्या होता है, 1 बटे ओमेगा सी। तो एक्स सी का मान होता है 1 बटे ओमेगा सी इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर ओमेगा को भी चेंज करना चाहते हैं आवृत्ति के रूप में, तो उसको भी चेंज करके लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीका से हम लोग टेन फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काला का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को 2-3 बातें ध्यान में रखना रहता है। एक तो प्रतिघात,
यहाँ पर भी इसको प्रतिघात ही बोला जाएगा। जो जेड है यहाँ पर भी क्या बोला जाएगा, प्रतिघात बोले, यहाँ पर भी इसको प्रतिबाधा ही बोला जाएगा। जो जेड है यहाँ पर भी इसको क्या बोला जाएगा, प्रतिबाधा ही बोला जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ जेड आएगा उस हमेशा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रतिबाधा कहेंगे। अब प्रतिबाधा जेड कब कब आएगा, तो कोई भी रहे आर एल सी में से, तीनों में से कोई भी दो या दो से ज़्यादा एक साथ जुड़ा रहेगा, तो उसमें जो जेड आएगा उसको हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो भी क्या होता है, ओम ही होता है। जो एसआई मात्रक होता है वो ओम ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबाधा ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद धारा का मान बता रहे हैं कि धारा का समीकरण क्या होगा, उसके बाद कला का मान निकाल रहे हैं, उसके बाद कला का मान निकालते हैं। ये तीन चीजें हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे जो ज्ञात करेंगे तीनों सर्किट के लिए, जब तीनों एक साथ जुड़ा रहेगा तब एल आर सी, तीनों एक साथ जुड़ा रहेगा एल आर सी, एल सी आर भी बोला जाता है, एल आर सी जैसे भी नाम बोलना है बोल सकते हैं। जब एल आर सी परिपथ रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ तक सबको लिख लेना है। लिखने के बाद हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो एल आर सी परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे। आगे जो हेडिंग होगा वो शायद 5 हो गया, ये छठा हो जाएगा, ये छठा हो जाएगा। छठा में अगर बात करेंगे तो एल आर सी परिपथ, एल आर सी परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसमें ये तीनों रहेगा, एल भी रहेगा, आर भी रहेगा और सी भी रहेगा। एल भी रहेगा, आर भी रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, लिखना है माना कि प्रतिरोध आर, माना कि प्रतिरोध आर कोमा धारिता सी तथा प्रेरकत्व एल है, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर, अच्छे विभवांतर बोला जाता है या विद्युत वाहक बल बोला जाता है या प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। तो सिरों के बीच का विभवांतर, चलो यहाँ विभवांतर ही लिख लो, कोई बात नहीं है। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी है। सबसे पहले सर्किट बना देते हैं, परिपथ तैयार कर देते हैं। तो अगर परिपथ का बात करेंगे तो तीनों जुड़ा हुआ रहेगा। ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रेरकत्व है, तीसरा हम लोग संधारित्र बनाएंगे। तीनों को एक सोर्स से जोड़ दिया जाता है, एसी सोर्स से। तीनों को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें इसमें विभवांतर जो उत्पन्न किया जा रहा है, विद्युत वाहक बल कितना दिया जा रहा है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया जा रहा है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ये सब चीज़ें पहले से दिया हुआ है। इसका जो प्रतिरोध है वो आर है, इसका जो प्रेरकत्व का मान है वो एल है, और इसका संधारित्र का धारिता जो है सी है। ठीक है, अब अगर इसका अलग अलग सबका विभवांतर मान लेते हैं कि इसके बीच का जो विभवांतर है वो वी आर है, इसके जो बीच का विभवांतर है वो वी एल है, और इसके बीच का विभवांतर, बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि यहाँ पर विभवांतर डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाएगा, वेक्टर एडिशन से विभवांतर जोड़ा जाता है। यहाँ पर वेक्टर एडिशन से विभवांतर को जोड़ा जाता है। फिर से हम लोग फेज डायग्राम बनाएंगे। तो फेज डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले बार बार बोलते आ रहे हैं कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करना है, क्षैतिज लाइन, जो हम लोग का दिशा होता है, किसका होता है, धारा का दिशा होता है। इसके अकॉर्डिंग सबको वोल्टेज को दर्शाना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस दिशा में धारा होता है उसी दिशा में वोल्टता भी होता है, किसका, प्रतिरोध का, तो इसका वोल्टता इसी दिशा में हो जाएगा, तो इसका वोल्टता इसी दिशा में हो जाएगा क्या, वी आर, इसका वोल्टता इसी दिशा में हो जाएगा वी आर।
हमको पता है कि जो धारा का दिशा होता है उससे π/2 आगे चलता है किसका वोल्टता, तो प्रेरकत्व का था। प्रेरकत्व का अगर बात करेंगे तो उसका वोल्टता π/2 से आगे चलता है, तो इसका किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये VL हो जाएगा। और हमें पता है धारा से π/2 पीछे चलता है किसका वोल्टता, धारा से π/2 पीछे चलता है किसका वोल्टता, तो ये हम लोग को किसका संधारित्र का वोल्टता, तो वो पीछे चलता है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब ये तीनों वोल्टता को जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका क्या है, सदिश नियम हमेशा याद रखना है। सदिश नियम समझ में नहीं आएगा तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, तो सदिश नियम ध्यान में रखना है। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं y के लंब दो दो गो है, पहले तो एक रहता था, एक दो दो होगा, एक नीचे है एक ऊपर है। तो हम यहाँ पर किसी एक को ज्यादा मान के चलेंगे, मान लें कि इसका मान ज्यादा है इसका मान कम है, तो जो रिजल्टेंट आएगा घट के वो किधर बचेगा, ऑब्वियस है कि इस ऊपर वाला डायरेक्शन में बचेगा। तो अगर इसका एक हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसका एक हम इक्विवेलेंट डायग्राम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे तो यही रहेगा कि ये धारा का दिशा है और साथ साथ यही हम लोग को वोल्टता का दिशा है, किसका वोल्टता, तो प्रतिरोध का वोल्टता। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों में से ये VL का मान अधिक है, तो ये अब जो रिजल्टेंट आएगा वो किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। और ये क्या होगा, जब एक दूसरे का अपोजिट रहता है तो एक में से दूसरे सदस्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वही हम लोग का परिमाण होता है। एक में से दूसरे को क्या करते हैं, घटा देते हैं, जो अधिक होता है उसको कम में से घटा देते हैं, तो ज्यादा वाला की तरफ क्या होता है, उसका दिशा होता है। ठीक, तो VL माइनस क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। अब ये दोनों VL माइनस VC और VR एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। और जब लंबवत रहता है तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पर बीच में आएगा। और किधर आता है, तो जब इसके समांतर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जहाँ पे मिलता है तो उसी यहाँ पर ये रिजल्टेंट आता है। तो यही लाइन जो है VL माइनस VC है, और ये अलग यहाँ पर लिख देते हैं VR है। ठीक है, तो ये दोनों को ही क्या है, एक दूसरे के जब लंबवत रहता है तब यहाँ पर रिजल्टेंट जो मान आता है E, तो यहाँ से E का मान जब लिखेंगे, E का मान क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर दो सदिश है, यहाँ पर दोनों को रूट अंडर में क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ते थे। तो पहले एक तरफ VR को लिख देते हैं VR के स्क्वायर, और दूसरा में क्या है VL माइनस VC है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर सर्किट में धारा कितना I प्रवाहित हो रहा है, तो श्रेणी क्रम में अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस है कि सब में धारा क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर ओम के नियम से अगर सबको धारा के रूप में चेंज करेंगे तो VR को क्या लिखाएगा, I इंटू R के स्क्वायर, I इंटू R के स्क्वायर। और VL का बात करेंगे तो ये लिखाएगा I इंटू XL के माइनस I इंटू XC के द होल स्क्वायर, XC के द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे यहाँ से क्या करो, यहाँ से I कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I के स्क्वायर हो जाएगा जब बाहर निकलेगा। तो इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर आएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर XL माइनस XC के द होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिए। अब फिर से इसमें से I स्क्वायर क्या होगा, दोनों में से I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब दोनों में से I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से I स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के द होल स्क्वायर। अगर यहाँ से I स्क्वायर अब क्या होगा, I बाहर निकल जाएगा रूट से, तो यहाँ से I बाहर निकल जाएगा तो I बराबर रूट अंडर में क्या बच जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के स्क्वायर। तो ये E का मान है, तो अगर यहाँ से I का मान निकालते हैं तो I का मान कितना आ जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा E बटे रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के द होल स्क्वायर। और यही क्या होता है, ओम के नियम से ये Z की जगह है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे Z हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे Z यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ से ये Z को हम लोग क्या बोलेंगे, जहाँ Z बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के द होल स्क्वायर, XL माइनस XC के द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर XC का मान भी रख सकते हैं, XL और XC का भी मान रख सकते हैं। तो Z बराबर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से अगर मान रख देते हैं तो यहाँ से निकल गया R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बटे ओमेगा C के द होल स्क्वायर हो जाएगा।
1/ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का जेड का मान आ गया, ये हम लोग का किसका जेड का मान आ गया, ये हम लोग का जेड का मान है। अगर बात करेंगे हमको आई का मान लिखना रहता है तो सबसे पहले हम लोग आई नॉट का मान लिखते हैं। तो आई नॉट का मान हमको पहले से पता है कि ई नॉट बटे क्या होता है जेड होता है, ई नॉट बटे क्या होता है जेड होता है, और ई नॉट बटे जेड का मान हमको पता है कितना है। लिखना चाहते हो कोई भी मान लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हैं r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के द होल स्क्वायर, इस मान को भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आई नॉट का मान हो गया। अब अगर काला का बात करेंगे तो यहाँ पर रिजल्टेंट में देख सकते हैं, रिजल्टेंट में यहाँ पे देख सकते हैं यही हम लोग को ये आई का लाइन है और ये ई का लाइन है, और इसी के बीच का जो अंतर होता है कौन का, इसी को हम लोग कला कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं कला कहते हैं। तो यहाँ पर जो विभवांतर है, जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है फाई एंगल से आगे चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब धारा जो है फाई एंगल से क्या है पीछे है, धारा जो है फाई एंगल से क्या है पीछे है। तो अगर धारा का मान लिखेंगे, धारा का मान कितना लिखाएगा, तो आई बराबर क्या होता है आई नॉट, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और ये फाई से पीछे है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा माइनस फाई हो जाएगा। तो यही हम लोग का धारा का समीकरण होगा, यही हम लोग का धारा का समीकरण होगा। अब अगर हम कला का बात करते हैं तो कला का मान निकालने के लिए tan फाई का यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। फिर से यहाँ पे जा सकते हैं, tan फाई का यूज करेंगे, यही एंगल है ना, तो सामने वाला ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार। तो लंब कितना है उनमें VL माइनस VC है और आधार क्या है VR है। तो tan फाई जो लिखाएगा क्या लिखाएगा, तो tan फाई यहाँ से लिख सकते हैं VL माइनस VC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। सब V का मान रखो प्रतिरोध के रूप में, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा VL का मान होता है I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाई VR का जो मान होता है I इंटू R होता है। ऊपर से I कॉमन करके क्या कर सकते हैं कैंसल आउट कर सकते हैं, तो ऊपर से I कॉमन करके यहाँ से लिख सकते हैं XL माइनस XC डिवाइडेड बाई I इंटू R हो जाएगा। I से I कट गया। अब यहाँ पर एक्सएल का भी मान रख सकते हैं, तो क्या होता है ओमेगा एल माइनस एक्सी का भी मान रख सकते हैं, क्या होता है ओमेगा इंटू सी होता है डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ये कला का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से कला का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से कला का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कला का मान जो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण है वो लिख लिए। ये सब चीजें याद रखना है। अब प्रतिबाधा का भी मान हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर भी जेड को हम लोग क्या कहेंगे तो प्रतिबाधा ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी जेड को हम लोग प्रतिबाधा कहेंगे, और प्रतिबाधा का जो एसआई मात्रक होता है वो हमेशा कितना होता है, तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक हमेशा क्या होता है ओम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो प्रतिबाधा का कभी भी एसआई मात्रक पूछते रहता है तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक याद रखना है, हमेशा क्या होता है ओम होता है। अब देखो एक अनुनाद का कंडीशन होता है, एक अनुनाद का कंडीशन होता है, उसको समझेंगे कि अनुनाद का क्या कंडीशन होता है। तो अनुनाद का क्या कंडीशन होता है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अनुनाद का कंडीशन यहाँ पर पूछता है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस बात को भी ध्यान रखना है, उस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चर्चा करते हैं अनुनाद पे। अनुनाद का एक कंडीशन होता है, उसी कंडीशन को ध्यान में रखना है। अनुनाद अगला हेडिंग डालेंगे विद्युत अनुनाद, विद्युत अनुनाद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस।
विद्युत अनुनाद, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। देखो अनुनाद का कंडीशन ये कहता है कि जो LRC परिपथ होता है, जो LRC परिपथ होता है उसमें, जो LRC परिपथ होता है उसमें जो प्रतिबाधा होता है, जो उसमें प्रतिबाधा होता है, परिपथ में जो प्रतिबाधा होता है उसमें L और C का प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। L और C का प्रतिबाधा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बेसिकली ये हम लोग किस लिए करते हैं उसको समझने की कोशिश करना है कि प्रतिबाधा का मान हम लोग क्या करते हैं, तो प्रतिबाधा का मान न्यूनतम लाने के लिए जिस आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। इस बात को ध्यान रखना जो हम शब्द बोल रहे हैं, तो जिस आवृत्ति पर, तो इसमें लिखना है, लिखना शुरू किया जाए, जिस आवृत्ति पर प्रतिबाधा जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, प्रतिबाधा, इसको लिख भी लेना है, प्रतिबाधा R² प्लस XL माइनस XC के द होल स्क्वायर का मान न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम होता है उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, जिसे ओमेगा नॉट या F नॉट से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये मान न्यूनतम कब होगा, ये जेड का मान न्यूनतम कब होता है, R² प्लस XL माइनस XC के द होल स्क्वायर। तो ये न्यूनतम कब होगा, x माइनस XC का मान जब 0 के बराबर होगा, जब XL माइनस XC 0 होगा तब Z का मान न्यूनतम होता है, Z का मान न्यूनतम होता है। ठीक, तो यही कंडीशन होता है कि XL माइनस XC बराबर क्या होता है, शून्य होता है, तो उस पर Z का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, उस पर Z का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अब यहाँ से दर्शा सकते हैं XL माइनस XC बराबर 0 होगा, तो ये किस आवृत्ति पर होगा, तो वही आवृत्ति को हम लोग को क्या लिखना है, तो उसी आवृत्ति को हम लोग को लिखना है ओमेगा नॉट से। किससे लिखना है, ओमेगा नॉट से। कोणीय आवृत्ति को अगर आवृत्ति का बात करेंगे तो उसको F नॉट से दर्शाना है। ठीक है, तो अगर इसका कंडीशन का हम लोग बात करते हैं तो XL को इधर रहने दिया जाए, तो इसको भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनुनाद आवृत्ति का कंडीशन क्या होता है, तो उस केस में ओमेगा L बराबर होता है ओमेगा C। ये भी एक कंडीशन सही है, लेकिन इसको इतना ही पर हम लोग को नहीं छोड़ना है, इसमें हम लोग आवृत्ति का मान निकालना है। तो ओमेगा इंटू इसको क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो ओमेगा लिखेंगे ओमेगा नॉट से दर्शाएंगे, इसलिए कि ये अनुनाद आवृत्ति को दर्शा रहा है। 1 बटे क्या लिखते हैं, ओमेगा नॉट इंटू C लिखते हैं। हमको यहाँ पे ओमेगा नॉट का मान निकालना है, अनुनाद आवृत्ति का मान निकालना है। तो अनुनाद आवृत्ति का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग ओमेगा को एक तरफ करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम ओमेगा का एक तरफ करते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो सबसे पहले ओमेगा इधर ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में। अब पहले से एक ओमेगा यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू L बराबर 1 बटे C। अब यहाँ पे L गुना में है,
इधर जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा, एल इंटू सी हो जाएगा। हमको ओमेगा का मान निकालना है, तो इधर स्क्वायर है, इधर जाएंगे तो रूट लेंगे, तो रूट पूरा का आ जाएगा 1/L इंटू सी। 1 का रूट 1 ही हो जाता है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ओमेगा नॉट का जो मान हो जाएगा 1 को तो बाहर निकल जाएगा, रूट में सिर्फ क्या बचेगा, L इंटू सी हो जाएगा। इसको ही अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, लेकिन इसको कोणीय अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। हमको पता है ओमेगा का जो मान होता है 1/2 पाई इंटू एफ होता है, एफ को ही आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको एफ नॉट से दर्शाएंगे, तो 1/√L इंटू सी होगा। तो अगर एफ नॉट का बात करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, इधर ये गुना में इधर जाएगा, तो भाग में 2π√L इंटू सी होगा। तो यही अनुनाद आवृत्ति, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ से लिख भी सकते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। तो यही हम लोग का क्या है, अनुनाद आवृत्ति, यही हम लोग का अनुनाद आवृत्ति बोला जाता है। तो ये किसका कंडीशन है, तो ये कंडीशन है विद्युत अनुनाद का, ये कंडीशन है विद्युत अनुनाद का, मतलब मिनिमम किसका मान, प्रतिबाधा का मान मिनिमम होने का ये कंडीशन है, प्रतिबाधा का मान मिनिमम होने का ये कंडीशन है। इस बात को ध्यान समझना है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, एक फैक्टर पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं क्यू गुणांक या क्यू गुणक कहते हैं, या गुणवत्ता गुणक कहते हैं। क्यू गुणक कहते हैं या गुणवत्ता गुणक उसको हम लोग कहते हैं, क्यू गुणक कहेंगे या गुणवत्ता गुणक कहेंगे। अब उसका मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इस बात को समझना है। तो गुणवत्ता गुणक का मान कैसे निकलता है और वो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे। आवृत्ति अंतराल, इसको हम लोग Q से दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो Q का मान होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट में जाकर निकाला गया है, ठीक है। तो जो आगे जो हम लोग पढ़ना है, तो पढ़ना है Q फैक्टर के बारे में। क्या पढ़ना है, Q फैक्टर के बारे में, जिसको हम लोग गुणवत्ता गुणक भी कहते हैं। Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो अगला जो हेडिंग डालना है वो डालना है गुणवत्ता गुणक। अगला जो हेडिंग डालना है गुणवत्ता गुणक, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Q गुणक भी कहते हैं, इसको हम लोग Q गुणक भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, या इसको हम लोग Q फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, इसमें कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखेंगे Q फैक्टर का, इसलिए कि ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ से हम फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, तो Q फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुनादी, मतलब अनुनाद आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति बटे होता है बैंड विस्तार, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड विस्तार। हम लोग पहले से पता है कि अनुनादी आवृत्ति का बात करेंगे तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट से दिखाते हैं, अब बैंड विस्तार को डेल ओमेगा से दिखाते हैं। जहाँ पे हम लोग पहले से पता है कि जो ओमेगा नॉट होता है उसका जो मान होता है 1/√L इंटू सी होता है। और अगर डेल ओमेगा का बात करेंगे, इसका जो मान होता है, अब ध्यान में रखना है, आगे से R/L होता है। तो इसका मान जो होता है R/L होता है। जब इस फार्मूला में दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ से Q फैक्टर का जो मान आएगा 1/√L इंटू सी डिवाइडेड बाई R/L। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला जो टर्म होता है पलट जाता है, तो 1/√L इंटू सी, और यहाँ पर हो जाएगा L/R हो जाएगा। देखो, L को हम लोग एक तरीका है जिस तरीका से लिख सकते हैं, नीचे में दोनों का रूट है, दोनों का रूट अलग अलग करके लिख सकते हैं, और L को
दो बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए गुना करने पर फिर से क्या आ जाता है, एल ही आ जाएगा। मतलब रूट ए गुने रूट ए अगर करेंगे तो ये क्या है, ए के बराबर होता है। तो एल के जगह पर लिख सकते हैं ऐसे। ऐसा लिखने का रीजन है कि इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। यहाँ दो टर्म रूट में है एल और सी, क्यूब फैक्टर का जो मान आएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r, आर तो नीचे है, रूट अंडर में एल बटे क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यही क्यूब फैक्टर का मान आता है 1/r रूट अंडर एल बटे सी हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, यही हम लोग का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो क्यूब फैक्टर का ये मान होता है। तो यही हम लोग का क्यूब फैक्टर का मान होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के बारे में, तो ये सब ज़्यादा एक्सप्लेन, ज़्यादा इसमें टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके यहाँ पर बताते चलेंगे। तो अगला जो हेडिंग होगा, अगला जो हेडिंग होगा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पावर इन एन एसी सर्किट, पावर इन एन एसी सर्किट। ज़्यादा यहाँ पर हम विस्तार में जाएंगे नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हमको पता है धारा का मान जो लिख लेते हैं, अगर E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, या पहले विद्युत वाहक बल को भी लिख सकते थे ई बराबर, वो आई बराबर आई नॉट, तो ई बराबर ई नॉट, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कला का अंतर होगा, तो कला का अंतर को हम फाई मान लेते हैं, तो ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, यही जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों से औसत पावर का मान निकालते हैं। एवरेज पावर, इसको भी ए भी ई लिखते हैं, एवरेज पावर को ए भी ई लिखते हैं। तो एवरेज पावर का जो मान आता है, एवरेज पावर का जो मान आता है वो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ई नॉट बटे √2 आई नॉट बटे √2 इंटू कॉस फाई, क्या आता है, इंटू कॉस फाई। या इसको आरएमएस के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसको एवरेज पावर को आरएमएस को हमको पता है कि ये ई नॉट बटे √2 किसका मान होता है, ई आरएमएस का मान होता है, ई आरएमएस का मान होता है, और आई नॉट बटे √2 किसका मान होता है, आई आरएमएस का। ये शुरू में बताए थे। रूट मीन स्क्वायर, अगर करंट का बात करेंगे तो ये बताया था ये आई नॉट बटे क्या होता है, √2 होता है। और सेम इसके लिए भी बताया था कि ई आरएमएस का जो मान होता है ई नॉट बटे क्या होता है, √2 होता है। तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, इंटू कॉस फाई हम लोग दर्शा सकते हैं। अब जो यहाँ पे कॉस फाई होता है, तो इस कॉस फाई को एक नाम देते हैं, कॉस फाई को हम लोग एक नाम देते हैं। यहाँ पर शिखर मान के पद में है एवरेज पावर का मान, औसत पावर का मान, और इसमें आरएमएस के टर्म में है। तो यहाँ पे जो कॉस फाई होता है इसको हम लोग नाम देते हैं एक, इसको बोलते हैं हम लोग शक्ति गुणांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। तो ये इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है शक्ति गुणांक से। तो देखो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, जिससे औसत जो शक्ति है उसका मान अधिकतम हो जाए, उसका मान क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। तो ऑब्वियस है कि ये जो अधिकतम शक्ति कब होगा, इसका मैक्सिमम मान कब होगा, जब कॉस का मान क्या होगा, कॉस फाई का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। मतलब जब ये अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, तो ई आरएमएस और आई आरएमएस के ये बराबर हो जाए, मतलब इसका मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। जब कॉस फाई का मान क्या हो, 1। तो पावर अधिकतम होगा जब कॉस फाई का मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि एंगल कितना होगा, एंगल का मान 0 डिग्री होगा। अगर शक्ति गुणांक का मान पूछेगा तो शक्ति गुणांक का मान 1 पर क्या होता है, पावर जो शक्ति होता है उसका मान मैक्सिमम होता है। तो शक्ति गुणांक जब 1 होगा तो उस टाइम ये क्या होगा, पावर मैक्सिमम होगा, उस बात को ध्यान में रखना है। तो शक्ति गुणांक का मान 0 होगा तो पावर क्या होगा, मिनिमम होगा। तो शक्ति गुणांक मैक्सिमम कितना एंगल पे होगा, जो ये काला होगा, काला में कितना, काला 0 डिग्री का होगा, तब ये मैक्सिमम होगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाए, जब फाई बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये है 90 डिग्री का ये मतलब है कि कॉस फाई का मान क्या हो, 0 हो।
तो cos फाई का मान 0 कब होता है? फाई का मान जब 90 होता है तो इस टाइम में जो पावर होगा वो क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। पावर जो होगा मिनिमम हो जाएगा और उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो कि पूछा जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जो कि पूछा जाता है। मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में चर्चा किया जाता है। शक्ति गुणांक का एक और फार्मूला दिया जाता है जिसको ध्यान में रखना है। तो cos फाई को बताया जाता है। तो cos फाई का जो मान होता है r बटे क्या होता है? z होता है। ये हम लोग पहले से भी देख चुके हैं। ये जब हम लोग तीनों सर्किट में बताना हम भूल गए थे, यहाँ पे तो है भी नहीं। जब LRC परिपथ तीनों जुड़ा रहता है तो उसमें cos फाई का जो मान होता है r बटे कितना होता है? z होता है। r बटे कितना होता है? z होता है। और ये अधिकतम कब होता है? जब z का मान r के बराबर होता है। तो अनुनाद स्थिति में ये शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब अनुनाद का कंडीशन होता है तो अनुनाद की स्थिति में ये z किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। एक और चीज थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लिया जाए। देखो ये जो z होता है, थोड़ा सा और यहाँ पे एक दो बात और ध्यान में यहाँ पर रख लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है। जो z होता है वो कितने के बराबर होता है? तो z जो होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो z होता है वो r² प्लस XL माइनस XC के बराबर होता है। जब अनुनाद का कंडीशन लगता है, अनुनाद आता है, तो अनुनाद के केस में क्या देखने को मिलता है कि XL जो होता है वो क्या होता है? XL माइनस XC जो होता है वो 0 के बराबर होता है। जब XL माइनस XC के जगह 0 रखेंगे तो z का मान क्या आएगा? ऑब्वियस है कि यहाँ पे r² हो जाएगा और ये पद क्या हो जाएगा? 0। तो 0 के स्क्वायर 0 ही रह जाएगा। तो z का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो z के मान r के बराबर हो जाएगा। तो cos फाई जो है शक्ति जो गुणांक है, तो शक्ति गुणांक जो है वो क्या फॉर्मूला है? r बटे z। तो अब यहाँ पे z की जगह अगर r रख देते हैं अनुनाद के केस में, तो ये cos फाई का जो मान निकल के आता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर हो जाता है। या फाई का मान बोलेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस अनुनाद के केस में भी ध्यान में रखना है, जो शक्ति गुणांक का मान होता है कितना होता है? 1 होता है। तो अनुनाद के केस में जो शक्ति गुणांक का मान होता है वो 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, इतना लिखने के बाद एक टेबल सभी को बनाना है जो बुक में दिया हुआ है। एक टेबल सभी को बनाना है जो बुक में, जो टेबल है ये टेबल सभी को आना चाहिए। तो हमको अगर याद कराएंगे सब परिपथ के लिए हम बताए थे यहाँ पे कि अगर केवल प्रतिरोध जुड़ा रहता है उस टाइम ये जो x होता है, x हम लोग दो चीज़ों को दर्शाते हैं, L और R को दर्शाते हैं। तो इसमें LR नहीं रहता तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। और Z में ये x नहीं रहेगा तो वैसे Z का मान किसके बराबर होता है? इसमें R होता है। और कलांतर, इसमें धारा और वोल्टता के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, कलांतर नहीं होता, इसलिए कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और इस केस में शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रतिरोध रहेगा तो शक्ति गुणांक कैसे 0 होगा? तो उस केस में Z का भी मान क्या हो जाता है? R ही हो जाता है। ये कट के किसके बराबर हो जाता है? 1 के। तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। प्रेरक तत्व अगर लगा जाता है तो उसमें R प्रतिरोध नहीं होता तो R का मान क्या होता है? 0 होता है। लेकिन जो ये XL का मान होता है वो कितना होता है? ओमेगा L होता है। और इसमें R का मान जब 0 होगा तो ऑब्वियस है सिर्फ XL रहेगा जिसका मान ओमेगा L है। ये Z का भी मान कितना आएगा? ओमेगा L के बराबर आएगा। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इसमें कला का अंतर, धारा और वोल्टता के बीच में जो कला का अंतर होता है कितने का होता है? π/2 का होता है। और इसमें शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। क्यों? इसलिए cos फाई R बटे क्या होता है? Z होता है। R इसमें हाई ही नहीं तो 0 बटे Z क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसका, इसमें हम लोग को LR में दो चीज़ आता है, R आएगा और ओमेगा आएगा। और इसमें जो प्रतिबाधा होता है, तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या आता है? R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। और इसमें एंगल का मान बताए तो निकालना कि tan फाई जो होता है, तो tan फाई क्या लिखते हैं? ओमेगा L बटे R लिखते हैं। और इसी को अगर tan को उधर लेके आ जाएंगे तब फाई का जो मान होगा क्या होगा? ओमेगा L बटे R हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है tan इनवर्स ओमेगा L बटे R।
और शक्ति गुणांक का फार्मूला ये बता चुके हैं कि शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है R/Z होता है, और यहाँ पर Z का मान कितना है, यही है, तो वही यहाँ पर Z का मान रखा हुआ है, तो R/ इतना दिया गया है। ठीक, और इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल आएगा, एंगल यहाँ पर बताए भी थे 1/ω/RC होता है। tan फाई का मान इसमें बताए थे कि क्या आता है 1/ω/RC होता है, और फाई tan को उधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स बन जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा tan इनवर्स 1/ω/RC आएगा, और यहाँ पर शक्ति गुणांक क्या आएगा R/Z, और Z का मान कितना है, इतना है, तो यहाँ पर Z का मान इतना रखेंगे, R/Z रखेंगे तो ये शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा। एलसी परिपथ में क्या होता है, तो एलसी परिपथ में ऑब्वियस है R होता नहीं है, और सिर्फ L और क्या होता है C होता है, तो ω/-ω/C होगा, और Z का भी मान वही सेम ही रह जाएगा। इसमें जो काला का अंतर होता है, तो धारा और वोल्टता के बीच में जो काला का अंतर होता है π/2 होता है, और शक्ति गुणांक इसका शून्य होता है। और इसका शून्य कैसे होता है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या है, शून्य है, तो अब जैसा कि प्रतिरोध ऊपर में दिया हुआ शक्ति गुणांक यही होता है, तो ये शून्य अगर रखते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसी प्रकार से LRC सर्किट के लिए दिया हुआ है, तो ये टेबल सभी को रट जाना है, ये टेबल समझ के रट जाना है, ऐसे नहीं कि बिना समझे रट गए, इसको समझ के सभी को रट जाना है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, ये टेबल पूरी तरह से सबको समझ के रट जाना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक इसमें और अभी बच चुका है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है।